हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कत्यूरी डायनेस्टी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो अराउंड 675 एडी के आसपास जो उत्तराखंड के जो सबसे बड़ा किंगडम था उस टाइम पे ब्रह्मपुर किंगडम। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि ह्वेन सांग ने ये बताया था कि इस पीरियड में उत्तराखंड में 3 किंगडम्स थे जो पावरफुल थे। उनमें से जो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा था दैट वाज ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर जो कि सबसे बिगेस्ट किंगडम था वो पॉलिटिकली डिक्लाइन में आने लग गया था। एंड जब भी कोई बड़ा पावरफुल किंगडम डिक्लाइन होता है देन एक तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्शन जो है वो पावर ग्रैब करने के लिए आ जाते हैं। छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज इमर्ज होने लग जाते हैं। तो उत्तराखंड में भी सिमिलरली यही हुआ। जैसे ही ब्रह्मपुर डिक्लाइन में आया तो काफ़ी छोटे पॉलिटिकल पावर्स इमर्ज हो गए। अल्टीमेटली इनमें से ही एक पॉलिटिकल पावर वॉज अ ब्रांच ऑफ द एंशियंट कुनिंदास। कुनिंदास के बारे में हमने पिछले वीडियोस में देख रखा है। ये एक तरीके से बोला जा सकता है कि उत्तराखंड की वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल डायनेस्टीज थी। तो उन्हीं का एक ब्रांच था जो आगे जाके पावरफुल बन गया। एंड उसने फिर 700 एडी से लेकर 1000 एडी तक उत्तराखंड के पॉलिटिकल लैंडस्केप को डोमिनेट किया था। ये किंगडम काफ़ी पावरफुल हो गया था। एंड उस किंगडम के अंडर जो प्रेजेंट गढ़वाल है, कुमाऊं, इवन सब पार्ट्स ऑफ नेपाल ये सब इंक्लूडेड थे। इस किंगडम को कार्तिकेयपुर किंगडम भी बोला जाता था और इसको साथ में कत्यूरी किंगडम भी बोला जाता था। अब ये क्यों नाम पड़े थे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये बोला जा सकता है कि इट वाज द फर्स्ट किंगडम जिसने इतना लार्ज एरियाज हिमालय को यूनाइट किया था। एंड इसका इम्पैक्ट इतना प्रोफाउंड है उत्तराखंड के कल्चरल लैंडस्केप में और आर्किटेक्चर लैंडस्केप में कि अभी भी इनके बनाए हुए काफ़ी जो आर्किटेक्चरल जो रिमेन्स हैं वो अभी भी मिलते हैं। प्लस जो कल्चर जो इन्होंने स्टार्ट किया था उसके भी काफ़ी एक रेमिनेंस या अवशेष अभी इस टाइम पे भी मिलते हैं। इनके इस किंगडम के जो किंग्स थे वो उनका एक तरीके से लेजेंडरी स्टेटस बन गया था पहाड़ों में। टिल डेट इनके नाम के फोकलोर्स जागर्स वगैरह अभी भी सुनने में आते हैं। तो पहली बात कर लेते हैं कि इस किंगडम का नाम कार्तिकेयपुर था या कथरीपुर था। अब कार्तिकपुर जो है नाम वो आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी थी कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो प्रयाग प्रश्ती कंपोज करवाई गई थी, हरिसेन ने कंपोज करी थी, उसमें वेस्टर्न नेपाल के एरिया को बोला था कार्तरीपुर। वेस्टर्न नेपाल में उत्तराखंड का एरिया। बट हम काफी कॉपर प्लेट्स देखते हैं जो कि इस पीरियड को बिलोंग करते हैं, जैसे कि कालेश्वर कॉपर प्लेट्स, पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट्स। इन सब में इस रीजन का नाम कार्तिकेयपुर ही मेंशन है। एंड पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट में ये बोला गया है कि कार्तिकेयपुर ऑफिशियल नाम था जो इस किंगडम का, जो इनके राजा इस किंगडम को बोलते थे। अब बात कर लेते हैं अगली क्वेश्चन की कि इस किंगडम का नाम कत्यूरी किंगडम है या कार्तिकेयपुर किंगडम है। तो एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। अभी इनको पद्म अवार्ड से मिले थे रिसेंटली। तो इनका ये मानना था कि ये दोनों किंगडम जो है ये सेम नहीं है। हमने इस बात को डिस्प्यूट किया था कि ये दोनों सेम है। इनका ये मानना था कि कत्यूरी जो है ये एक लेजेंडरी किंगडम है, दैट मीन्स इट्स स्टफ ऑफ लेजेंड्स, कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और कार्तिकेयपुर एक रियल किंगडम है। बट बाकी हिस्टोरियंस का ये मानना है कि दोनों कत्यूरी और कार्तिकेयपुर सेम है। ठीक है, क्योंकि काफी हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं। देखिए जो इनिशियल कैपिटल था कार्तिकेयपुर का दैट वाज इन जोशीमठ नियर अ प्लेस कॉल्ड कार्तिकेयपुर। इसलिए किंगडम और डायनेस्टी का नाम पड़ गया कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी टू कत्यूर वैली। और कत्यूर वैली, सॉरी नॉट अल्मोड़ा, बागेश्वर। कत्यूर वैली बागेश्वर में। और तब से इसका नाम, डायनेस्टी का नाम पड़ गया कत्यूरी, बेस्ड ऑन द प्लेस। ठीक है। एनएस डायनेस्टी से काफी लेटर किंगडम्स भी इमर्ज हुए थे, जैसे कि डोटी एंड कुमाऊं के किंगडम्स, जो कि इस डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो बोला जा सकता है कि जो डायनेस्टी है कार्तिकेयपुर डायनेस्टी या कत्यूरी डायनेस्टी, जो कि खुद अपनी ओरिजिन ट्रेस करती है कुनिंदा डायनेस्टी से। This can be said to be one of the longest serving families in India, ruling families. क्योंकि कुनिंदा का मेंशन हमें सबसे पहले महाभारत में मिलता है। अगर आपने मेरे पूरे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं, स्पेशली सोर्सेस,
तो सुबुहु नाम के एक राजा थे, जो बोला गया है कुनिंदा के एक राजा थे, जो हु यूज्ड टू रूल फ्रॉम सुबुहुपुर, दैट इज प्रेजेंट डे श्रीनगर। तो देखा जाए तो ये किंगडम जो था वो महाभारत के टाइम से स्टार्ट हुआ था, एंड इसके डिसेंडेंट अप टिल 1947 तक उत्तराखंड के कई एरिया तक रूल करते रहे। डायरेक्ट जो इनके डायरेक्ट रूलर्स थे वो अराउंड 18 सेंचुरी तक रूल करते रहे। काफी डिसेंडेंट्स है, जैसे कि अस्कोट किंगडम जो पिथौरागढ़ में है, वो लोग 1947 तक रूल करते गए अंटिल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। अब इस किंगडम से काफी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जिससे हमें इस किंगडम के बारे में आइडिया आता है। जैसे कि कुछ 9 इंस्क्रिप्शन मिले थे, जिससे ये पता चलता है कि ये किंगडम को जो रूल करने वाली जो फैमिलीज थी, वो टोटल 3 फैमिलीज थी, जिन्होंने 14 किंग्स दिए थे और जिन्होंने 300 साल से ज़्यादा के पीरियड को उत्तराखंड में रूल किया था। जो सबसे पहली डायनेस्टी थी, उसको एस्टैब्लिश किया था वसंत देव ने, या बसंत देव भी उनका नाम है। तो इनके हमें कुछ 8 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जो कि कुटिला स्क्रिप्ट में मिलते हैं। कुटिला स्क्रिप्ट एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट का एक वेरिएंट है, जो कि गुप्ता के टाइम पे प्रोमिनेंस में आया था। देव ने काफी इलैबोरेट टाइटल्स दिए थे, जैसे परम भद्रक महाराजाधिराज परमेश्वर। ठीक है, इनके अंडर में कुछ किंग्स थे। जो सेकंड डायनेस्टी थी वो स्टार्ट करी थी निम्बर देव ने, एंड थर्ड डायनेस्टी स्टार्ट करी थी सलोनादित्य ने। इष्टगन देव जो थे वो निम्बर देव के वंशज थे, सेकंड फैमिली के। इनको क्रेडिट दिया जाता है कुमाऊं और गढ़वाल को यूनाइट करने के लिए इनटू सिंगल पॉलिटिकल यूनिट। और इष्टगन देव के जो बेटे थे ललितेश्वर देव या ललित शूर देव, ये एक बहुत ही महान बिल्डर थे। इन्होंने काफी टेम्पल्स वगैरह कंस्ट्रक्शन किए हैं, और सबसे ज्यादा कॉपर प्लेट्स भी इन्हीं के नाम के मिलते हैं। और ये माना जाता है कि ये इस पूरे वंशज के सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे। इनको इवन वराह अवतार भी माना जाता है। जो सबसे आखिरी किंग थे इस किंगडम के, उनका नाम था सुभिक्षराज देव। बोला जाता है कि जो लेटर कत्यूरीज थे, जो लास्ट लास्ट के जो रूलर्स थे, वो थोड़े टिरानिकल हो गए थे, थोड़े डिक्टेटोरियल हो गए थे। काफी इनने अपनी प्रजा पे अत्याचार किए थे, जिसकी वजह से जो प्रजा जो थी वो रिवोल्ट करने लग गई थी, एंड अल्टीमेटली किंगडम का डाउनफॉल हो गया। और वो बहुत ही छोटे छोटे किंगडम्स में बट गए थे, जैसे कि डोटी जो नेपाल में है, अस्कोट, मनीलागढ़। ठीक है, और भी काफी किंगडम्स थे, आगे देखेंगे। तो कत्यूरीज के इंस्क्रिप्शंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इंस्क्रिप्शंस, कत्यूरी इंस्क्रिप्शन जो है, दिस इज अ मेजर सोर्स जिससे हमें कत्यूरीज के हिस्ट्री पता चलता है, उनकी जीनियोलॉजी पता चलती है। तो इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ कहाँ मिले हुए हैं, जहाँ जहाँ इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं, हम एक तरीके से रिज्यूम कर सकते हैं कि वो कत्यूरी किंगडम के कोर में थे या उनके एक्सटेंट को बताते हैं। तो हमें मिलते हैं पांडुकेश्वर से, जो कि चमोली में है, तालेश्वर जो कि अल्मोड़ा में है, कंडारा जो कि रुद्रप्रयाग में है, और बागेश्वर। ठीक है, तो देखा जा सकता है कि कुमाऊं गढ़वाल दोनों साइड में ये किंगडम का एक्सटेंट हमें दिखता है। तालेश्वर इंस्क्रिप्शन में जितने भी प्लेसेस मेंशन्ड है, वो सब आपको कत्यूर वैली में मिलते हैं। एंड जो पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन में जो जगह दिखती है, वो सब जोशीमठ के आसपास है। तो इसलिए ये माना जाता है कि कत्यूर वैली, जोशीमठ, ये इस एक तरीके से इस किंगडम के कोर पार्ट्स थे। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द एंशिएंट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ कत्यूरीज। और इसी एरिया में काफी आर्किटेक्चरल रिमेन्स भी मिलती है इस किंगडम के। ये अज्यूम किया जाता है कि इनिशियली कत्यूरी जो थे वो उन्होंने जोशीमठ से अपना किंगडम स्टार्ट किया था, और जब एक्सपेंशन किया था, जब इनका किंगडम का एक्सपेंशन चल रहा था, तब इन्होंने अपना कैपिटल कत्यूर वैली में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, जो पहले दो कॉपर प्लेट है जो पांडुकेश्वर से मिलते हैं और एक कंडारा से मिलता है, वो ललितेश्वर देव के द्वारा कंपोज किए गए थे। कत्यूरीज के जो इंस्क्रिप्शन थे वो कुटिला स्क्रिप्ट में थे। कुटिला स्क्रिप्ट क्या है? एक तरीके से ब्राह्मी है, जो गुप्ता पीरियड में इमर्ज हुई थी। और कुटिला इसलिए बोलता है क्योंकि इनके कैरेक्टर्स थोड़े टेढ़े थे, कर्व थे। ठीक है, और इनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो कोर्ट में राजा महाराजा उनके मिनिस्टर यूज करते थे, दैट यूज्ड टू बी संस्कृत। ये इंस्क्रिप्शन भी मोस्टली संस्कृत में है। एंड जो लोकल लोग थे, वो लोग पाली यूज करते थे। ठीक है, अब कुछ ओरल ट्रेडिशंस की बात करते हैं। तो एज पर दी ओरल ट्रेडिशंस, इस डायनेस्टी को के जो फाउंडर थे, उनका नाम था वासुदेव।
अब इंस्क्रिप्शन में, हिस्टोरिकल एविडेंस में हमें ऐसा कोई नाम नहीं मिलता है, ठीक है। त्रिभुवनराज जो कि एक रूलर थे इसकी डायनेस्टी के, उनका एक इंस्क्रिप्शन मिलता है बागेश्वर में, जिसमें ये बोला गया है कि जो सबसे पहले किंग थे इस डायनेस्टी के, उनका नाम था बसंत देव, और उनका रूल स्टार्ट हुआ था अराउंड मिड 7th सेंचुरी में। तो ये अज्यूम किया जाता है कि दोनों वासुदेव और बसंत देव सेम है, ठीक है। ओरल ट्रेडिशन में नाम सिमिलर है, और इन इंस्क्रिप्शन में ऐसा नाम है और दोनों नाम सिमिलर है। ललितेश्वर देव, जो कि माना जाता है कि इस डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे, तो इनके इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं जब इनके रूल का 21st ईयर, 21st और 22nd ईयर चल रहा था। इनके इंस्क्रिप्शन से हमें ये आइडिया आता है कि इनका जो रूलिंग जो पीरियड स्टार्ट हुआ था दैट वाज इन 832 एडी, और उनकी डेथ अराउंड 854 एडी के आसपास हुई थी, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन में ये बोला जाता है कि राजा जो थे वो धर्मा इनकारनेट थे, ठीक? और ये बोला जाता था कि जो राजा है वो एक तरीके से धर्म के देवता का इनकारनेशन है। इनका काम क्या था? एंशिएंट कस्टम्स को प्रोटेक्ट करना, स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज करना, और खुद एक आइडियल लाइफ जीना। और उनकी लाइफ इतनी आइडियल होनी चाहिए कि जो लोकल पॉपुलेशन है, जो सब्जेक्ट्स है, वो उनको आइडियलाइज करे, ठीक है। राजा को एक तरीके से एक लिविंग गॉड बोला जाता था, जो कि इस टाइम में बहुत ज़रूरी होता था। अगर किसी भी राजा को रूल करना है तो उनके अपनी लेजिटिमेसी बनाने के लिए उनको एक डिवाइन थ्योरी निकालनी पड़ती थी, अदरवाइज उनको रिप्लेस कर दिया जाता था। अब कार्तिकेयपुर किंगडम का एक्सटेंड देख लेते हैं। तो नॉर्थ में इस किंगडम के तिब्बत होता था, वेस्ट में सतलुज होता था, दैट मीन्स हिमाचल तक इनकी बॉम्बे खिंचती थी, ईस्ट में गंडकी, साउथ में रोहिलखंड, दैट इज इवन यूपी तक, यूपी के कुछ पार्ट्स तक खींचता था किंगडम। तिब्बत की तरफ जो माउंटेन पासेस जाते हैं वो भी इन्हीं के अंडर थे, यानी माउंटेन पासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि फॉरेन जो इन्वेडर्स थे वो पास के थ्रू आ सकते थे, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स थे, यहाँ से तिब्बत की तरफ ट्रेडिंग होती थी। अब शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो जो फोक ट्रेडिशंस है वो ये कहते हैं कि एक सुपर नेचुरल मीटिंग हुई थी राजा की, या तो भगवान नरसिंह के साथ मीटिंग हुई थी, या खुद आदि शंकराचार्य से मीटिंग हुई थी, जिन्होंने सजेस्ट किया था कि आप अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लीजिए। बोला जाता है कि इन कहानियों का आधार ये है कि कुछ रिलीजियस रीजन थे जिसकी वजह से राजा ने शिफ्ट किया था। बट कुछ हिस्टोरियन ये भी बोलते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली शिफ्टिंग इसलिए हुई थी क्योंकि कत्यूर वैली एक तरीके से बेटर जगह थी जहाँ से वो अपनी किंगडम को रूल कर सके, थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया, क्योंकि जोशीमठ चमोली में था और इनका जो रूल था नेपाल तक खींचता था, तो एक तरीके से कत्यूर वैली सेंटर में आ जाता था किंगडम के। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। तो किसी भी किंगडम को अच्छे से मैनेज करने के लिए उस किंगडम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, जिसके गवर्नर्स होते थे, ठीक है। तो एक तो सब डिवीजन होती थी जिसको बोलते थे ठकुराइज, जिनके रूलर होते थे या गवर्नर होते थे समंतर। अब ठकराई जो है ये एक तरीके से बोला जा सकता है सबॉर्डिनेट रूलर्स थे, ठीक है। जो भी होता क्या था उस टाइम पे, जो किंगडम्स होते थे अगर वो अपने आसपास के किंगडम्स को सबड्यू करते थे, हराते थे, तो जरूरी नहीं सभी को वो अपने किंगडम में, एम्पायर में एब्जॉर्व करते। होता क्या था कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि कत्यूरी किंग्स ने, जो जिन रूलर्स को उन्होंने हराया था, उनको अलाउ करता है कि आप अपना रूल कंटिन्यू करो, बट आप रूल मेरे अंडर करोगे, आपको मुझे कुछ ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, आपको मुझे अपनी आर्मीज देनी पड़ेगी, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ऐसे ठकराइज होते थे, ठीक है। छोटे छोटे लॉर्ड्स होते थे, लैंड लॉर्ड्स या जो भी वॉर लॉर्ड्स होंगे, ठीक है, इनको रूल करते थे। जो रूलर्स होते थे उनको सामंत बोला जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिवली स्टेट का जो सबसे मेजर सब डिवीजन था दैट वाज प्रोविंसेस, ठीक है। किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, और इन प्रोविंसेस को रूल करते थे गवर्नर, जिनको उपरिका बोला जाता था। अगर आपने गुप्तास की हिस्ट्री पढ़ी है देन आपने नोटिस किया होगा कि गुप्तास के गवर्नर्स को भी उपरिका ही बोला जाता था, वहाँ के प्रोविंसेस को मुक्ति बोलते थे। अच्छा, उपरिका के अंडर आयुक्तास होते थे, जो कि इंग्लिश में जिनको कमिश्नर बोलते हैं। इवन आप अगर आज के टाइम पे देखें तो जैसे उत्तराखंड स्टेट का एग्जांपल ले लें, उत्तराखंड इज अ स्टेट प्रोविंस है इंडिया का, यानी एक प्रकार से उसका जो डिजूर हेड है दैट इज अ गवर्नर। एंड उत्तराखंड इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजंस, गढ़वाल एंड कुमाऊं।
एंड उनको कौन रन करता है डिविजन्स को? डिविजनल कमिश्नर, आयुक्तस। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो स्टेट प्रोविंसेस होते थे उसके भी कुछ डिविजन होते थे जिसको आयुक्तास रन करते थे। अब प्रोविंसेस को फर्दर सब डिवाइड किया जाता था इनटू विषयास। ठीक है, विषयास एक प्रकार से आज के टाइम के डिस्ट्रिक्ट्स के टाइप है एंड उनको गवर्न करते थे विषयपति, जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं आज के टाइम के डीएम हो गए, उस टाइम के डीएम हो गए, डीएम या डीसी, डिप्यूटी कलेक्टर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो एक तरीके से अथॉरिटी इस प्रकार होती थी, सबसे ऊपर किंग होता था, उनके नीचे उपरिकाज होते थे, उनके नीचे आयुक्ताज होते थे, आयुक्ताज के नीचे विषयपति होते थे। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन से हमें 4 विषय के नाम पता चलते हैं और एक विषय का नाम हमें फोक ट्रेडिशन से पता चलते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट विषय देख लेते हैं। सबसे पहला हो गया कार्तिकेयपुर, जो कि जोशीमठ से लेकर कत्यूर वैली तक था, चमोली बागेश्वर। ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट था किंगडम का, यानी एक तरीके से किंगडम इसी एरिया से स्टार्ट हुई थी, एक्सपैंड हुई थी। सेकेंड विषय विषय है टनकपुर। ठीक है, जो कि आज के टाइम पे चंपावत में अलकनंदा भागीरथी रीजन। तीसरा विषय हो गया अंतराग, जो कि भागीरथी और अलकनंदा के बीच में है। चौथा इज जयशाल, जो कि भागीरथी यमुना के बीच में है। एंड फिफ्थ इज मायापुर हाट, जो कि हरिद्वार के पास है। अब रॉयल फैमिली की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली रॉयल फैमिली में जो सबसे टॉप पोजीशन जिनकी होती थी दैट यूज्ड टू बी द किंग। इन्हें बहुत ही एलैबोरेट टाइटल्स लेते थे, जैसे कि महाराजा धीराज। प्राइमरी रीजन होता था इन एलैबोरेट टाइटल्स को लेने के लिए क्योंकि एक किंग के अंडर बहुत सारे सबऑर्डिनेट किंग्स होते थे, ठीक है, राजा वगैरह। तो ये टाइटल ये बताता था कि ये राजाओं के भी राजा है, महाराजा धीराज। उसके बाद उनकी एक चीफ क्वीन होती थी, प्रिंस होते थे, जो कि एक तरीके से किंगडम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ये लोग भी किंग के चीफ एडवाइजर्स होते थे, किंग के डिसीजन को ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे। एंड प्रिंस में स्पेशली जो युवराज होते थे, जो एयर होते थे, उनका बहुत बड़ा रोल होता था। इंस्क्रिप्शन में हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट मिलते हैं, जैसे कि राजा, राजनायक, राजमात्य, महासमांतर, समंत ठाकुर वगैरह। तो ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे एंड ये सब राजाओं को एडवाइस करते थे, इंडियन एडवाइस करते थे। बट अल्टीमेटली ये जो एडवाइस होती थी दैट वाजंट बाइंडिंग। राजा वाज ऑलवेज, द किंग वाज ऑलवेज इंडिपेंडेंट इन हिज डिसीजंस। बोला जाता है कि राजा जो टाइटल था दैट वाज पॉसिबली, ये जो क्राउन प्रिंस के जो भाई थे उनको टाइटल दिया जाता था। और ये भी माना जाता है कि ये जो पोस्ट होते थे इसमें जो क्लोज फैमिली मेंबर्स है उन्हीं को अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, उस टाइम ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता था। अगर किसी स्ट्रेंजर को पावर दे दिया तो देयर वर ऑलवेज चांसेस कि वो कहीं यूसर्प ना कर दे, ठीक है, या फिर कुछ कोर्ट में अंदर कुछ कॉन्स्पिरेसीज ना कर दे। तो इसलिए राजा को हमेशा अपने जो सबसे ट्रस्टेड फैमिली मेंबर्स है उन्हीं को हमेशा टॉप पोस्ट में रखते थे। जो बाद में जो डोटी किंगडम बना था, जो कि इसी फैमिलीज के ब्रेकडाउन से बना था, वहाँ पे प्रिंसेस को बोलते थे रैन का। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की बात देख लेते हैं। देखिए लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने कुछ लिमिटेड आपको नाम दे रखे हैं। चांसेस है कि एग्जाम में ऐसा आ सके। देखिए एग्जाम्स में होता क्या है, मेंस एग्जाम में जो कि जो यूपीएससी या इवन यूपीपीसीएस या अदर पीसीएस में जो ट्रेंड होता है, तो एग्जाम में ऐसे किंगडम्स के बारे में पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब राजा महाराजा के बारे में नहीं पूछते। बट एक किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर वगैरह, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है और चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बट मैक्स टू मैक्स मतलब अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 8 मार्केट से ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए, 125 वर्ड्स। उसके लिए ये ऑफिसर्स की जो लिस्ट है आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट। ठीक है, वरना लिस्ट बहुत ज़्यादा है, आप पढ़ पढ़ के थक जाएंगे एंड याद भी नहीं रहेगा। तो बेटर है कि इतने एफर्ट्स डालने से अच्छा थोड़ा, मतलब थोड़ा देख लो जिसको आप बाद में इलैबोरेट कर सको। तो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स इंक्लूड राजमात्य, ठीक है, बहुत पावरफुल मिनिस्टर्स थे जो किंग को एडवाइस करते थे। बोल सकते हो एक प्रकार से आज के कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह हो गए। फिर होते थे महासमांत, जो कि सबऑर्डिनेट किंग्स होते थे। ठीक है, देन होते थे महाकर्ता कर्तका,
जो होते थे चीफ ओवरसीयर, मतलब जो भी राजा डिसीजन लेते थे इनका काम था ओवरसी करने के लिए कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे आज के टाइम पे कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, जो भी कैबिनेट डिसीजन लेती है उनका काम होता है वो इम्प्लीमेंट हो। देन एक ऑफिसर होता था जिनका नाम होता था प्रांतपाल। इनका काम क्या था, बॉर्डर्स को सिक्योर करते थे। जैसे आज के टाइम पे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस होते हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल वगैरह, ठीक है, बॉर्डर को सिक्योर करते थे। फिर एक ऑफिसर है घट्टपाल, ये पासेस को सिक्योर करते थे, क्योंकि पासेस स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, ट्रेडिंग के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, इकोनॉमी काफ़ी रिलाई करती थी ट्रेड पे, एंड फॉरेन इन्वेजन भी इन पासेस के थ्रू ही होता था, तो इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। देन एक होते थे वनपाल, इनका काम क्या होता था, ये चेक करते थे कि कौन लोग बाउंड्री पास कर रहे हैं, एक तरीके से इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गए। इवन आज के टाइम भी अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आईबी के काफ़ी ऑफिसर्स होंगे जिनकी आपके ऊपर पूरी नज़र रहेगी। फिर एक ऑफिसर होते थे नरपति, ये रिवर ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिवर के थ्रू ही होती थी, वाटरवेज होते थे। तो रिवर में जो भी ट्रेडिंग अगर कुछ हो रही है तो टैक्स कलेक्ट करना, सस्पिशियस एक्टिविटी कलेक्ट करना, चेक करना। देन एक ऑफिसर होते थे किशोर वधवा गौ महिष या धिकृत, ये लाइफ स्टॉक और लाइफ स्टॉक वगैरह के ऑफिसर होते थे, जो राजा के जो लाइफ स्टॉक वगैरह होते थे एक तरीके से उनके इंचार्ज थे। एक ऑफिसर होते थे अभीर, इनका काम होता था दूध लाना, किसके लिए, रॉयल फैमिली के लिए ऑब्वियसली। और भी कुछ ऑफिसर्स थे जो इंस्क्रिप्शन में मिलते, जैसे कि पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन। तो पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन को जिसने कंपोज किया था, राइट किया था, इंस्क्राइब किया था, उन्होंने इंस्क्रिप्शन में अपना नाम मेंशन किया आर्यत था, और उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन भी मेंशन करी, जो कि था महासंधि विग्रह विग्रह का सप्तालाधिकर्ता, जिसका मतलब था मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो एक प्रकार से फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे, और एक और पोर्टफोलियो भी होल्ड करते थे, अक्सर पतालाधिकर्ता, दैट मीन्स इन चार्ज ऑफ कीपिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो सेम में आप प्रयाग प्रशस्ति में देखते हैं, जो हाइसेन थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति कंपोज किया था, उन्होंने भी अपना टाइटल दिया था महासंधि विग्रह का समुद्रगुप्त के, दैट इज मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। यानी और भी मिनिस्ट्री होते थे, ठीक है, और मतलब और भी ऑफिसर्स होते थे। एक और इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, ऑफिशियलडम तो नहीं बोलेंगे, बट और इंस्टीट्यूशन जो काफ़ी किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन में पावर होल्ड या इन्फ्लुएंस होल्ड करते थे, दैट यूज्ड टू बी वनिका, जो कि मर्चेंट्स और बैंकर्स होते थे, या श्रेष्ठी, जो हेड ऑफ गिल्ड होते थे, ट्रेडिंग गिल्ड जो होती थी। तो एक तरीके से बिजनेसेस का भी काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता था एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है, देन आपने देखा होगा कि मौर्यस के टाइम पे, इवन गुप्तास के टाइम पे, जो गिल्ड्स होते थे या मर्चेंट होते थे, ये लोग सिटीज का एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में होता था, क्योंकि सिटी एक तरीके से उस टाइम बिजनेसमैन वगैरह, ट्रेडर्स एंड कमर्शियल एक्टिविटीज वाले ही कंट्रोल करते थे। तो जैसे आज के टाइम बोला जाता है कि बिजनेसेस पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, बहुत ही पुराना ट्रेंड है। अब देख लेते हैं कत्यूरी आर्मी को। तो जो आर्मी का जो सुप्रीम कमांडर होता था वो किंग होता था। एंड इस टाइम पे, स्पेशली मेडिवल टाइम पे एंड इवन एंशिएंट टाइम पे भी, हमेशा आर्मी की जो कमान होती थी वो किंग के पास ही होती थी, क्योंकि आर्मी के बलबूते ही किंग जो है अपनी पावर एक्सरसाइज करता था। किंग का जो गद्दी होती थी, जो किंगडम एक्सपेंशन होता था, वो सब आर्मी के बलबूते में ही होता था। तो बेसिकली जिसके पास आर्मी होती थी वो राजा होता था। तो ऐसे टाइम पे किंग इतना रिस्क नहीं ले सकता था कि वो कोई अपना सेनापति बनाए, उसका पूरा आर्मी पकड़ा दे, जैसे आज के टाइम पे होता है। इंडिया का जो एक तरीके से हेड है, गवर्नमेंट हेड है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, बट आर्मी डायरेक्टली उनके अंडर नहीं आती। आर्मी कंट्रोल करते हैं चीफ ऑफ द आर्मी, ठीक है, आर्मी चीफ। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर किसी भी अदर पावरफुल इंसान को अगर आप आर्मी पकड़ा दोगे, देन वो किंग को डिस्प्लेस कर देगा, वो खुद राजा बन जाएगा। अब कथुरी आर्मी जो थी, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इन्फेंट्री, ठीक है, इन्फेंट्री के लीडर्स को बोलते थे गौलमिका। देन हॉर्स कैवलरी, ठीक
एंशिएंट मिडिवल पीरियड में कैवलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। इवन जो टर्किश जो सक्सेस था वॉरफेयर में और इंडिया में भी आने का जो उनका मेन रीजन था, दैट वाज उनका कैवलरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कैवलरी लीडर को बोलते थे अश्व बल अधिकृत, ठीक है, अश्व मीन्स हॉर्स। एलिफेंट विंग भी होता था, उसके हेड को बोलते थे हस्ती बलाधिकृत। और एक कैमल विंग भी होता था जिसका हेड था उसर बलाधिकृत। मोस्ट प्रोबेबली कैमल विंग तो सेरेमोनियल होगा, क्योंकि कैमल डेजर्ट के बीस्ट है और यहाँ पहाड़ों में कहीं चल पाएंगे। इवन एलिफेंट भी पहाड़ों में कहीं चल पाएंगे। हमने देखा है इनका कत्यूरीज का जो कोर था किंगडम का, दैट वाज इन चमोली, बागेश्वर एरिया। तो पहाड़ी इलाकों में हाथी कैमल्स क्या ही कर पाएंगे, इवन घोड़े भी क्या ही कर पाएंगे। देन एक ऑफिसर होता था, दैट वाज हस्त्य वो तरफ बलिधिकृत। ये सारे माउंटेन विंग्स के इंचार्ज, दैट इज कैवलरी, एलिफेंट, कैमल, सभी के इंचार्ज थे एक प्रकार से। अब पुलिसिंग देख लेते हैं। तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पुलिस डिपार्टमेंट भी होता था कत्यूरी किंगडम में। दो इंस्क्रिप्शन जो है कत्यूरी इंस्क्रिप्शन, वो राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, एक प्रकार से राजा की ड्यूटी बोलते हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी किंगडम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राजाओं की है। तो द राजा यूज टू एक्सरसाइज, तो द राजा यूज टू इंश्योर द पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू द पुलिस। तो काफी पुलिस ऑफिसर्स के हमें नाम मेंशन दिखते हैं, पोस्ट मेंशन दिखते हैं कहाँ, कॉपर प्लेट्स में। जैसे कि दंडे का, ठीक है, सोल्जर से जो लाठी भांजने में एक्सपर्ट्स थे। आज के टाइम में आप देखेंगे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, स्पेशली कांस्टेबलरी जो लोअर रैंक ऑफिसर्स होते हैं, वो लाठी लेकर ही बैठते हैं। मैंने एक ऑफिसर है जिनका नाम होता था दोषो परिदिक, ये क्रिमिनल्स को कैच करते थे। मैंने एक ऑफिसर होते थे जिनका नाम था दो साध्य साधनिक, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के होते थे। एक प्रकार से जो लोकल जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, एलआईयू जिसको बोलते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, एक प्रकार से उस जमाने के एलआईयू होते थे। मेजर काम इनका ये होता था कि कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज करते थे। ठीक है, राजा के अगेंस्ट हमेशा कॉन्स्पिरेसी रचाई जाती थी, मोस्टली कोर्टियर्स द्वारा, तो उनको चेक करना। ठीक है, देन कुछ ऑफिसर होते थे जिनका नाम होता था दंड पाशिक, दंड नायक और महादंड नायक। ये बहुत ही बड़े अधिकारी होते थे पुलिस डिपार्टमेंट के, एक तरीके से बोल सकते हैं उस टाइम के डीएसपी आईपीएस टाइप के ऑफिसर्स। देन एक ऑफिसर होते थे जिनका नाम था चोरो धरानानिक। नाम में नाम से पता चल जाता है कि ये चोर पकड़ते थे, कैचिंग थीव्स। ठीक है, किंग्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, इंश्योर करना। ये इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है, जैसे कि गोपेश्वर और जागेश्वर के इंस्क्रिप्शन में। पुलिस सिस्टम बोला जा सकता है कि अच्छे से काम करता था, और ये हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि काफी पिलग्रिम्स आते थे। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे चारधाम पिलग्रिम्स आते हैं इसलिए चारधाम सीजन इसलिए सक्सेसफुल होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत हेवी ध्यान देती है। खूब पुलिस डिप्लॉयड रहती है, इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस भी डिप्लॉयड रहते हैं वहाँ पे, टू इंश्योर कि पिलग्रिमेज का एक्सपीरियंस अच्छा हो, चोरी चकारी जैसे इंसिडेंट्स ना हो। तो उस टाइम भी ये इंश्योर किया जाता था किंग के पुलिस द्वारा। ठीक है, और शंकराचार्य भी खुद आए थे यहाँ पे, दैट मीन्स अच्छा ही सिस्टम रहा होगा। ठीक है, अब टैक्सेशन एंड इकोनॉमी की बात करते हैं। तो जो कतूरी किंग्स थे, एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करते थे, क्योंकि ऑब्वियस है जितना ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा उतना हमको टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, प्लस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी बहुत ध्यान देते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो मेजर सोर्स ऑफ टैक्सेशन होता था दैट यूज्ड टू बी लैंड रेवेन्यू। ठीक है, फार्मर जो भी अपना प्रोड्यूस उगाते थे उसका एक हिस्सा उनको किंग को देना पड़ता था एज टैक्सेस। जितना फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जितना फार्मर्स बढ़ेंगे, एरिया अंडर एग्रीकल्चर बढ़ेगा, उतना स्टेट की रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो अलग अलग टैक्सेस मेंशन हो रखे इंस्क्रिप्शन में। मेन सोर्स टैक्सेशन का था एग्रीकल्चर। ठीक है, 90% टैक्सेस जो थे स्टेट को, किंगडम को, एग्रीकल्चर से मिलता था। उसके अलावा मिनरल्स और फॉरेस्ट से भी कुछ टैक्स मिलता था। मिनरल्स और फॉरेस्ट में स्टेट की मोनोपोली होती थी। ठीक है, राजा के अंडर होता था। तो मिनरल्स और फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचने के लिए, बेचने का काम एक तरीके से स्टेट ही करती थी। आप समझ लो पीएसयू, उस जमाने के पीएसयू होते थे जो इनमें डील करते थे। इस स्टेट में बहुत मिनरल और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बनते थे, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड डस्ट।
ठीक है, बर्च बार्क, बैम्बू, वुल एनिमल बर्ड्स, हनी वगैरह, ये सब बनते थे और इनको बेचा जाता था। फॉरेस्ट में राजा के पास थे। कुछ टैक्सेस ट्रेड से भी, बोला जाता है ट्रेड से भी कलेक्ट किए जाए गए होंगे, जो कि ऑब्वियसली कि ट्रेड से कलेक्ट किए जाते होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स देख लेते हैं, यानी उस टाइम के आईआरएस ऑफिसर्स या पीसीएस बोलो तो असिस्टेंट कमिश्नर्स। एक थे छत्रपाल, इनका काम क्या था, एग्रीकल्चर प्रमोशन। सेम रीजन, अगर जितना एग्रीकल्चर एक्सटेंड होगा उतना लैंड रेवेन्यू बढ़ेगा स्टेट के। प्रमदकारा, ये लैंड मेजर करते थे। लैंड मेजरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि लैंड मेजर करके ये डिटरमाइन किया जा सकता था कि पर्टिकुलर पीजेंट या फार्मर या लैंड होल्डर उसने स्टेट को टैक्स कितना पे करना है। उपचारिका या पत्तका पचारिका, ये लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे क्लॉथ में। बोल सकते हो उस टाइम के पटवारी या तहसीलदार टाइप के ऑफिसर हो गए। खंडपति, ये खंड रक्षक, खंडपति, ये माइनिंग और फॉरेस्ट्री के इंचार्ज होते थे। भोगपति, ये भोग टैक्स कलेक्ट करते थे। शौल्के का शुल्क टैक्स कलेक्ट करते थे, विच यूज्ड टू बी अ पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब ये कुछ ऑफिसर्स थे जैसे भट्ट और चर प्रचार, ये विष्टि कलेक्ट करते थे या फोर्स लेबर, है ना। कुछ लोग होते थे जिनको एक तरीके से मैंडेटरी होता था कि महीने के कुछ दिन किंग के लिए काम करना है। जैसे कि सपोज कोई कारपेंटर है, अगर राजा को आपको कुछ कारपेंटर का काम कराना है तो उनको पे करना पड़ेगा कारपेंटर को। एंड अगर पे करेंगे तो ऑब्वियसली स्टेट एक्सचेकर से खर्चा होगा। राजा के 50 काम होते थे, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर मिलिट्री में खूब खर्चे होते थे। तो सीधा सीधा ये जो ऑफिसर होते थे कारपेंटर को पकड़ते थे, एंड इनको बोला जाता था अपने महीने में मतलब एक दिन 2 दिन या 10 दिन आपने राजा के लिए फ्री में काम करना है, ठीक है। तो इसको फोर्स लेबर बोलते थे। यानी अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने देखा होगा गुप्ता पीरियड में भी ये विष्टि एक प्रकार से कॉमन थी। अब जो लैंड जो है जो टेम्पल्स को डोनेट किए थे, वहां से जो रेवेन्यू आता था वो स्टेट ही लेती थी, ठीक है। वाले टैक्सेस स्टेट किंग जो किंग है उनको नहीं जाता था, वो उन टेम्पल्स को ही चले जाता था। वो टेम्पल के मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता था। इसके अलावा किंग के कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी भी होते थे, एनिमल लैंड वगैरह, ठीक है। इसका इनकम राजा को ही जाता था। अब मेजरमेंट यूनिट्स क्या आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के भी चांसेस है। तो रेवेन्यू एसिटेट करने के लिए लैंड को मेजर किया जाता था, उससे आइडिया आता था कि रेवेन्यू कितना आना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे लैंड मेजरमेंट कैसे होती थी, इस हिसाब से होती थी कि एक लैंड को कल्टीवेट करने के लिए कितने सीड की जरूरत है, कितने बीज की जरूरत है, ठीक है। तो सीयर जो होता है, ये एक यूटेंसिल होता था जिसमें सीड्स रखे जाते थे। तो जो सबसे पहले यूनिट है नालीवाब, ये बोला जाता था कि दिस इज इक्वल टू 2 सीयर्स ऑफ सीड। दैट मीन्स आपको वो दो पर्टिकुलर उस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए आपको दो पर्टिकुलर यूटेंसिल भर के सीड्स चाहिए, ठीक है। ब्रिटिश पीरियड में इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था और एसरटेन किया गया था कि नालीवाब जो है दैट इज अराउंड 240 स्क्वायर यार्ड। एंड इवन आज के टाइम पे भी आप अगर पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो वहाँ अभी भी नाली वाला सिस्टम यूज किया जाता है। एंड सेम 240 गज को नाली बोलते हैं। अगला आ जाता है यूनिट द्रोणवाब, जिसको 16 नालीज। तीसरा आ जाता है कुल्यवाब, ठीक है। इसको एंशिएंट इंस्क्रिप्शन में बोलते हैं दिस इज इक्वल टू 8 द्रोणस। चौथा हो गया खरीवाब, कॉटेलियन ने अपनी बुक में इसको मेंशन किया है कि दिस इज इक्वल टू 16 द्रोणस, बट यूजुअली इट इज इक्वल टू 20 द्रोणस। इसके अलावा कुछ छोटे यूनिट्स भी थे जैसे कि मुष्टि हो गए और मुट्ठी, ठीक है, छोटे यूनिट्स थे। और ये जो यूनिट है अलॉन्ग विद नाली, आज के टाइम में भी आप कुमाऊं रीजन जाएंगे अभी भी ये यूनिट यूज होती है। वन मुट्ठी इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यार्ड एंड 16 मुट्ठी मेक अप वन नाली। दैट मींस वन नाली इज इक्वल टू 16 into 15 मुट्ठी। अब थोड़ा कत्यूरी आर्किटेक्चर देख लेते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कत्यूरी जो थे बहुत ही प्रोलिफिक बिल्डर्स थे और ज्यादातर जो एंशिएंट टेम्पल्स है उत्तराखंड के वो इन्हीं ने बना रखे हैं मोस्टली, ठीक है। प्रोमिनेंट टेम्पल्स इंक्लूड वासुदेव टेम्पल जो कि आपका जोशीमठ में है,
काफी शेल्टर और स्मॉल श्राइन भी दिखते हैं बद्रीनाथ के रूप में। थोड़े और इम्पोर्टेंट मंदिर हैं जैसे कि नवदुर्गा महिषासुर मर्दानी, लकुलीश और नटराज टेम्पल। और ये सब कहाँ पे? जागेश्वर में। जागेश्वर कॉम्प्लेक्स जो कि अल्मोड़ा में, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर टेम्पल्स। जागेश्वर कॉम्प्लेक्स, टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि जो 74th रिपब्लिक डे हुआ था लास्ट ईयर 2023 में, तो हमारे स्टेट का जो टैब्ल्यू था उसका जो थीम था दैट वाज मानसखंड। एंड इस टैब्ल्यू में हमने यानी स्टेट ने डिपिक्ट किया था जागेश्वर टेम्पल्स को। फिर इसको फर्स्ट प्राइज भी मिला था। ठीक है। जागेश्वर टेम्पल को जागेश्वर टेम्पल या जागेश्वर आयरन टेम्पल भी बोलते हैं। इसमें 125 एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स है जो कि 7th to 14th सेंचुरी के बीच में बने थे। ये आप देख सकते हैं जागेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स अल्मोड़ा में। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स है। और ये जागेश्वर टेम्पल्स में स्कल्पचर भी दिखते हैं टेम्पल नंबर 1। बहुत ही आगे वेरी इंट्रिकेट कार्विंग, बहुत ही सुंदर स्कल्पटिंग है। इसके अलावा एक राजा थे किंग भूदेव, उन्होंने बैजनाथ और बागेश्वर में काफी मंदिर बनाए थे। अगर हम देख सकते हैं, देखिए खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। एंड इस स्ट्रक्चर पे टिपिकल एक पहाड़ी स्ट्रक्चर है, स्लोपिंग रूफ वाला। आपको कश्मीर में भी देखेंगे। जो कार्तिकपुर की जो कैपिटल है उसको बैजनाथ भी बोला जाता था। एक और बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है दैट इज सूर्य टेम्पल जो कि कटरमल में लोकेटेड है। इसको बनाया था कटरमल्ला ने, जो कि एक बहुत ही लेसर नोन कथीरी रूलर थे। इसमें जो मेन टेम्पल है उसके आसपास 44 कार्व टेम्पल्स दिखेंगे, बहुत ही अच्छे से खूबसूरत तरीके से कार्व है। ये आप देख सकते हैं। दिस इज द कटरमल टेम्पल, वेरी प्रिटी। अभी टेम्पल का जो मेक था, जो स्टाइल था, दैट वाज नगर स्टाइल। और उसमें अलग अलग सब स्टाइल थे जैसे कि लतीना स्टाइल, वल्लभी स्टाइल। ये जो सब स्टाइल है मोस्टली शिखर से रिलेटेड है। शिखर, इस पार्ट को शिखर बोला जाता है, पहला पार्ट। साउथ में द्रविडन में इसको विमान बोलते हैं, नॉर्थ में इसको शिखर बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जिसमें आपको दोनों वल्लभी और लतीना टाइप के शिखर दिख जाएंगे, वो जागेश्वर में दिख जाएंगे। अब बद्रीनाथ मंदिर बनाने के लिए जो लैंड ग्रांट दिया गया था दैट वाज गिवन बाय किंग कॉल्ड पद्म देव। ठीक है, बाद में उसी जमीन में बद्रीनाथ मंदिर बना था। कुछ ऐसे मंदिर भी है जिनमें हमें द्रविडियन इन्फ्लुएंस दिखता है, जैसे कि योग बद्री टेम्पल। ठीक है, पांडुकेश्वर में है। यहाँ का जो शिखर है बोला जाता है कि ये विमान के तरह है। जो द्रविडियन टेम्पल जो बनते थे उनके तरह है इनका जो शिखर है। और इन मंदिर में हमें 4 लायन दिखते हैं जो कि ब्लैक स्टोन के बने हैं, जो कि हाइंड लेग्स में बैठे हुए हैं। अब ये जो लायन वाला जो स्टैचूज है, ये आपको साउथ के द्रविडियन टेम्पल में बड़े कॉमनली दिखेंगे, बट नॉर्थ के टेम्पल में नहीं दिखेंगे। तो इसलिए बिकॉज ऑफ द विमान एंड ये जो लायंस है, इससे बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन टेम्पल का जो इन टेम्पल में द्रविडियन इन्फ्लुएंस था। ठीक है, टेम्पल्स के अलावा कचूरी रूलर्स ने काफी ब्रिज और रोडवेज बनाए थे। अब स्टेट ऑफ रिलीजन की अगर बात करें तो कचूरी किंगडम के में काफी रिलीजियस हार्मनी थी। ठीक है, रिलीजियस हार्मनी वाज अ नॉर्म इन दैट दोस डेज। ठीक है, अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस थे जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सब पीसफुली हार्मोनियसली एक साथ रहते थे। इतना एक तरीके से उस जमाने में ऐसे डिस्प्यूट या फाइट्स नहीं होते थे। उस टाइम पे एक बहुत ही अच्छा सिस्टम होता था जिसको शास्त्र सिस्टम बोलते हैं, कि अगर आपको कुछ रिलीजियस आपके डिफरेंसेस है देन आप दे यूज्ड टू रिजॉल्व इट थ्रू डिबेट। आपस में डिबेट करते थे एंड डिबेट करके जो जीत गया, तो जो लूज करता था वो जीतने वाले के रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता था। तो गौतम बुद्ध बुद्ध का माना जाता है कि इसी प्रकार से उन्होंने काफी लोगों को बुद्धिस्ट फोल्ड में लेकर आए थे। और शंकराचार्य ने भी, आदि शंकराचार्य ने भी डिबेट के थ्रू ही एक तरीके से हिंदुइज्म का रिवाइवल किया था। बिफोर दैट, उनके आगमन से पहले इंडिया एक तरीके से बुद्धिस्ट कंट्री थी। ज्यादातर कत्यूरी रिलीजन जो थे हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। इसीलिए आप देख सकते हैं हिंदू टेम्पल इतने सारे बने हैं। निम्बर देव जो थे जिन्होंने सेकेंड डायनेस्टी स्टार्ट करी थी, और उनके बेटे इष्टगन देव जिन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल को यूनाइट किया था, ये लोग शैवाइट्स थे। दैट मीन्स शिव जी के फॉलोवर्स थे, शिव जी के भक्त थे। एक राजा भूदेव थे, ठीक है, जिन्होंने बैजनाथ के मंदिर भी बनाए थे।
बोला जाता है कि ये बुद्धिज्म को अपोज करते थे। अब अपोज लिखा हुआ है, ठीक है, परसिक्यूशन नहीं लिखा है, ठीक है। एक हिस्टोरियन थे लक्ष्मी दत्त जोशी, उनका मानना है कि लॉर्ड कार्तिकेय ये कत्यूरीज के इष्ट देव थे, चीफ डीटी थे, ठीक है। देवता और भगवान का कॉन्सेप्ट अलग होता है, उत्तराखंड में काफी देवता का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब आदि गुरु शंकराचार्य भी उत्तराखंड में कत्यूरी पीरियड के टाइम आए थे, और उस टाइम जब ये आए थे तो उस टाइम रूलर थे कत्यूरीज के या उत्तराखंड के इष्ट गण देव, ठीक है। अब आदि गुरु शंकराचार्य का क्रेडिट क्या दिया जा सकता है, उन्होंने हिंदुइज्म का रिवाइवल किया था पूरे इंडिया में, और उसमें उत्तराखंड भी आता था। तो ये हम इजीली बोल सकते हैं कि उत्तराखंड में भी बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था। और अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो फिर हमने एक बार बात करी थी कालसी रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि सम्राट अशोक ने बनाए थे। तो कालसी रॉक इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कालसी ब्लॉक। तो ये माना जा सकता है कि सम्राट अशोक का रूल इस साइड एक्सटेंड था, तो दैट मीन्स बुद्धिज्म कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच चुका था, ठीक है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदुइज्म को रिवाइव किया था, इन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर को भी रिवाइव किया, और ज्योतिर्मठ की इस्टेब्लिशमेंट करी, जिसको जोशीमठ बोलते हैं, अभी फिर से नाम चेंज हो गया, ज्योतिर्मठ हो गया। और 820 एडी में इनकी डेथ हो गई थी केदारनाथ में, इनकी समाधि अभी भी केदारनाथ में है। अब कत्यूरीज के डिक्लाइन के बारे में बात करते हैं। तो 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स कत्यूरीज का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। काफी कारण है। एक तो है जो लेटर किंग्स थे कत्यूरी के, वो काफी क्रूअल थे और काफी कमजोर थे, ठीक है। उन्होंने जनता में खूब अत्याचार किए, इसकी वजह से जनता ने इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था, स्पेशली किंग्स लाइक धमदेव, वीरदेव। फिर इनके राजकुमारों के बीच में खूब राइवलरी होती थी, सबको राजा बनना था, ठीक है। तो खूब कोर्ट में फैक्शन बने हुए रहते थे। इस कारण से जो किंगडम है वो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज में बंटने लग गया था। हर किसी को राजा बनना था, तो किंगडम का तो एक ही राजा हो सकता है, तो इन्होंने सब छोटे छोटे अपने खुद के किंगडम बना दिए। किंगडम से जैसे कि मनीला, सल्ट, अस्कोट, दो डोटी है, ठीक है, नॉट डोटो, डोटी, जो कि वेस्टर्न नेपाल में, मनकोट, लखनपुर बैराज, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स बन गए थे। तो एक तरीके से इसकी वजह से भी पूरा जो कजूरी किंगडम था दैट बिकेम वीक। फिर उसके बाद राइज ऑफ चंद किंग, ठीक है, 10th 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स चंद किंग्स इमर्ज हुए थे। इन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया एट द एक्सटेंट ऑफ द कत्यूरीज, ठीक है। फिर 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमने नोटिस किया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टर्किक इन्वेजन हुए थे, टर्किक इस्लामिक इन्वेजन हुए थे। तो काफी माइग्रेशन जो था इस साइड हो गया था, स्पेशली जो राजपूताना ट्राइब्स थे, ठीक है, वॉरियर ट्राइब्स थे। तो वहाँ उसकी वजह से कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रक्चर चेंज होने लग गया था। अभी जो नए ट्राइब्स थे, नए ग्रुप्स थे, ये वॉरियर्स थे, एंड इन लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया था पुरानी फैमिलीज को, उनको हटाना शुरू कर दिया था। फिर एक तरीके से इकोनॉमी भी डिक्लाइन होने लग गई थी, क्योंकि जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमी हिट होता है, ठीक है। एक अच्छी इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर जरूरी होता है, अदरवाइज जो ट्रेडर्स है वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, जो फार्मर्स है फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, टैक्स कलेक्टर टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। तो अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से इकोनॉमी भी हिट हुई। पिलग्रिम्स ने भी आना बंद कर दिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इशू है, ठीक है। आज के टाइम में भी अगर आप देख सकते हैं, अगर जो हमारा चारधाम वाले जो रूट है, अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, चोरी डकैती हो गई, देन नो वन विल कम, कोई नहीं आएगा। इसीलिए सरकार बहुत ध्यान देती है इन सब पिलग्रिमेज साइट्स के आसपास। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको पक्का रिवाइज करिएगा। इस टॉपिक से मैं ठीक ठाक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ मेंस में। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज परमार डायनेस्टी। आई होप कि रिजल्ट से पहले पहले हम मैक्स टू मैक्स कंप्लीट कर ले, एटलीस्ट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड कंप्लीट कर ले, ये वाला पार्ट एटलीस्ट कंप्लीट कर ले। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त 10 तक रिजल्ट आ जाए, बट वी आर नॉट रियली श्योर, उत्तराखंड फीसेस का भरोसा नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं सितंबर तक खींचेगा, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त एंड से पहले आ जाएगा, तो लेट्स होप कि अगस्त एंड से पहले आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।